लोग जो ब्यूरोक्रेसी में है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि हर समाज के लोगों, तुमको अगर सामाजिक उत्थान करना है तो पे बैक टू सोसाइटी टाइम, मनी एंड माइंड, आपको तीनों में से एक चीज का 20वां हिस्सा समाज के प्रति समर्पित करना होगा। इनका साउथ में एक नारा चल रहा है, जग में प्यारे दो ही नाम, बाबा साहब जय श्री राम। तो इन्होंने श्री राम, भगवान श्री राम से बाबा साहब की तुलना कर दी। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं, बाबा साहब का ढोल नगाड़ा पीट लेते हैं और गुलाल उड़ा लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा। मैंने ये कहा कि बाबा साहब को मानो, लेकिन बाबा साहब की मानो, क्योंकि आपका अधिकार आपके संविधान में अंकित है कि ना कि बाबा साहब की मूर्ति में, प्रतिमा में अंकित है। बाबा साहब स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई मेरी पूजा करे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ कर्मवीर आजाद जी हैं जो कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट चलाते हैं। इसके जरिए उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। 2008 में जब मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने एक शासनादेश जारी किया था और उसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, जहां पहले सरकारी पद थे जिन पर सरकारी कर्मचारी काम करते थे, अब वो जो कि संविदा पे जिनको नौकरी मिलेगी उन विभागों में, उन संविदा के पदों पर तमाम कर्मचारी जो नियुक्त होंगे उनके लिए नियुक्ति के वक्त आरक्षण का ख्याल रखा जाएगा। आरक्षण कितना? 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को। लेकिन अब जबकि हम 2022 में बैठे हैं, उस शासनादेश पे क्या अमल हुआ, क्या कुछ चल रहा है, कितने लोगों को इसके तहत नौकरी मिली, क्या आरक्षण का पालन हो रहा है, इस पर लगातार काम कर रहे कर्मवीर आजाद जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या मसला है पूरा? सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ये आदेश है 23 जनवरी 2008 का जेएस दीपक जी द्वारा दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि पूर्व में जो सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों इत्यादि में स्वयं कार्य संपादित किए जा रहे थे, अब वह कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाएंगे। उन कार्यों में उत्पन्न होने वाले रोजगारों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, जिसमें क्रमशः ओबीसी के लिए 27% और एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% का किया गया था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब मैंने आरटीआई के माध्यम से 2020 में आरटीआई के माध्यम से पहला जो है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब सूचना मांगी परिवहन विभाग से, तो पहली बात कि उन्होंने हमें सूचना नहीं दी, और सूचना जब दी मुझे राज्य सूचना आयोग जाना पड़ा। जब सूचना मिली तो मेरी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि शासना आदेश स्पष्ट करता है कि आरक्षण निर्धारित है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपको मैं बता दूं, चाहे वो परिवहन निगम हो, चाहे निर्माण निगम हो, चाहे वो सेतु निगम हो, चाहे वो आपका परिवहन विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, समस्त विभागों से, उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों से मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी। लेकिन जब सूचना मांगी, सूचना में कई जगह से भ्रामक सूचनाएं दी गई, ना ही उन्होंने इस तरीके से गोलमोल बना करके सूचना दी जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि उनकी नीयत सूचना भी देने का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पूर्व में 2012 में जो सरकार बनी थी, ओबीसी की एक तरह से कह सकते हैं माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने भी इस व्यवस्था का इम्प्लीमेंट नहीं किया। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दो पंचवर्षीय, ये दूसरी पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और मैंने इस पे जो है मैंने उल्लेख किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी सुबुगाहट नहीं, गलत सूचना दे करके मुझे भ्रामक स्थिति में डालते रहे। तो मजबूरी में आकर के मैंने 12 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया। और आज मैं बता दे रहा हूं कि इस लड़ाई को मैं अंत तक लड़ूंगा। अभी मैं पिछड़ा आयोग जाऊंगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा मैं SC/ST आयोग जाऊंगा, कमीशन में अपनी बात रखूंगा। देखता हूं कि भारतीय संविधान में जो दी गई हमें आरक्षण व्यवस्था कोई ये भीख नहीं है, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार ऐसे नहीं मिला है। ये अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है, ये पूना पैक्ट के आधार पर दिया गया था। ये कोई भीख नहीं है। आज ये कोई आर्थिक उन्मूलन नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उन्मूलन के लिए आरक्षण व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि हम लोग मुख्य धारा से जुड़ सके, OBC SC/ST को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए यह एक आंदोलन है। और इस आंदोलन का जो फायदा था, वो कौन लोग हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इसके पीछे बैठे हैं और जो ये चाहते हैं कि इन आउटसोर्सिंग की नौकरियों में OBC SC/ST को आरक्षण न मिले? आप इतने दिन से इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में आया होगा, क्या मंतव्य है इसके पीछे? आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग, इन लोगों ने जिस माध्यम से, आपको एक बड़ा चौंका देने वाली बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक विभाग ऐसा है जिस विभाग को मैं बहुत कायदे से जानता हूं, वो विभाग है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्मार्ट चिप नामक कंपनी को रखा गया था, जिसमें इस शासना आदेश का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ। स्मार्ट चिप में प्रत्येक संभागीय कार्यालय, 75 संभागीय कार्यालय, 75 संभागीय कार्यालय में कहीं 10, कहीं 5, कहीं 8, कहीं 12, कहीं 13, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 3 ऐसे स्मार्ट चिप के लड़के रखे गए हैं। लगभग परिवहन विभाग और परिवहन निगम और UPPCL और मतलब लाखों रोजगार जो उत्पन्न किए गए, उन लाखों रोजगार से यह समझ लीजिए कि हमारे लोगों को SC/ST OBC को वंचित किया गया। तो ये जो स्थिति आपने बताई, ये सिर्फ परिवहन विभाग में है कि बाकी सारे विभागों का भी डेटा आपके पास है? नहीं, बाकी सारे विभागों ने तो भ्रामक सूचना ही दी, तो डेटा कहां से उपलब्ध हो पाता? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ जगहों से मैंने उत्तर प्रदेश के समस्त CDO से मांगा है, आप जाकर के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दीजिए जहां आउटसोर्सिंग से लोग न रखे गए हो। हर जगह रखे गए हैं, लेकिन लोगों ने केवल हमारे लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। और हमारे सबसे बड़ी चीज है हमारे अपने लोगों में, जो बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि हर समाज के लोगों, तुमको अगर सामाजिक उत्थान करना है तो पे बैक टू सोसाइटी, टाइम, मनी एंड माइंड, आपको तीनों में से एक चीज का 20वां हिस्सा समाज के प्रति समर्पित करना होगा। लेकिन हमारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, बहुत मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। और धन्य हो बाबा साहब, तुमने तो अपनी 4 संतानें कुर्बान करके हमें जो व्यवस्था दे करके गए हो, जिसकी बदौलत आज ये करमवीर आजाद आपके समक्ष खड़ा होकर बैठ करके बात कर रहा है। नहीं तो क्या इस तरीके की बात करने की हम लोगों की शक्ति होती? जिस बात पर आप बार बार जोर दे रहे हैं कि बाबा साहब ने अधिकार दिए, अभी जो वर्तमान सरकार है वो बाबा साहब की बहुत बड़ी हितैषी बनती है, हर जगह तस्वीर लगा रखी है उनकी। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, एक आडंबर, जो जिस आडंबर की बात हम करते हैं, जिस आडंबर का विरोध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, वही आडंबर ये मनुवादियों ने उसी आडंबर को ला करके रख दिया कि हम ईश्वर को, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, तो उन्हीं को ईश्वर बना करके पूजने का काम कर दिया। तो आप ये सोचिए ना
कि वो कहे कि ईश्वर नहीं मानेंगे। इनका साउथ में एक नारा चल रहा है, जग में प्यारे दो ही नाम, बाबा साहब जय श्री राम। तो इन्होंने श्री राम, भगवान श्री राम से बाबा साहब की तुलना कर दी। तो आपको क्या लगता है वो जो है वो करेंगे? ये इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो SC ST OBC जो है ये केवल बाबा साहब को मान रहे हैं। बाबा साहब की मान करके वो लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने जा रहे हैं और हमारे लोग बाबा साहब को मान रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं, बाबा साहब का ढोल नगाड़ा पीट लेते हैं और गुलाल उड़ा लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा। तो वो मिशन, उनके मिशन से भटक रहे हैं ये लोग। बाबा साहब की माननी पड़ेगी, बाबा साहब के संविधान की माननी पड़ेगी, तभी हमारे SC ST OBC का उत्थान होगा। देखिए, जयंती मनाने में ज्यादा फायदा है। अगर आदमी जयंती मना रहा है तो क्या बुराई है? नौकरी वोकरी तो मिल जाएगी, फिर कोई सरकार आएगी नौकरी देगी। नौकरी नहीं है तो लोग कहते हैं कि चाय वाय पकौड़ा वकड़ा का भी रोजगार है, करो। क्या जरूरत है नौकरी की? जयंती मनाना बंद कर दे लोग आपकी वजह से। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बाबा साहब को मानो, लेकिन बाबा साहब की मानो, बाबा साहब की मानो, क्योंकि आपका अधिकार आपके संविधान में अंकित है। आपका अधिकार आपके संविधान में अंकित है कि ना कि बाबा साहब की मूर्ति में, प्रतिमा में अंकित है। अंबेडकरवादी अगर वास्तव में अंबेडकरवादी हैं और तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा था पहले जानो फिर मानो। मैं जो कह रहा हूं उसको मत मानो, लेकिन पहले उसको जानो, मैं जो कह रहा हूं वो जानो। तो आज यही सेम चीज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पहले जानो फिर मानो। क्योंकि आपको मैं बता दूं 1956 में जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धम्म ग्रहण किया, और धम्म ग्रहण करने के बाद किसी व्यक्ति ने मुझे, मेरे पिताजी कहानी सुनाते हैं कि वो जो है बाबा साहब का पैर छुआ था। तो बाबा साहब उस समय वृद्धावस्था में बड़े लचर व्यवस्था में लाठी लेके चलते थे। उसके पीठ पर एक लाठी बहुत जोर से मारे। तो वहां पे पत्रकार बंधुओं ने बाबा साहब से पूछा कि अरे वो तो आपका सम्मान कर रहा था, आपने उसको लाठी क्यों मारा? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, ये वही व्यवस्था अपनाने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने उसको समझाने के लिए किया। तो बाबा साहब स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई मेरी पूजा करे। बाबा साहब को पता था, बहुत दूरदृष्टा थे। बाबा साहब को पता था आने वाले जब समय में कुछ लोग हमारे वास्तविक मिशन को समझ पाएंगे तो हमारा जो है कारवां आगे बढ़ेगा। लेकिन बाबा साहब के मिशन से हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे अपने बुद्धिजीवी लोग, बाबा साहब को, अंबेडकरवाद को आडंबरवाद में घसीटते चले जा रहे हैं, जिससे आज हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोजी रोटी और मकान की आवश्यकताएं हैं, जिस रोजी रोटी को तोड़ा जा रहा है। आप ये सोचिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई शेड्यूल कास्ट विधायक सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई विधायक सांसद हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का ही कोई विधायक सांसद हो, क्या इस शासन आदेश का उन लोगों पे असर नहीं पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा, उनकी निगाह नहीं गई होगी, उनको नहीं पता होगा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन मेरे अंदर एक दर्द है, समाज के प्रति एक वेदना है, जिसके तहत मैंने प्रयास किया और मैं प्रयास करूंगा निरंतर, प्रतिक्षण प्रतिपल। मैं समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हूं और समाज के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुर्बानियां देनी पड़े। तो इस लड़ाई को आगे कहां तक ले जाने का प्लान है आपका? अभी तो मैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही लड़ाई लड़ रहा हूं और लिखा पढ़ी में मैं निरंतर इसको लिखा पढ़ी कर रहा हूं। अभी इसके बाद जो माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को मैंने पत्र लिखा, इसके बाद मैं दोनों आयोग में कल या परसों में दोनों आयोग में पत्र दूंगा। अगर वहां नहीं सुनवाई होगी तो आगे सुनवाई होगी, क्योंकि मुझे मैं एक चीज से प्रेरित हूं। सोहन लाल द्विवेदी की कविता है और उस कविता की अंतिम पंक्ति है, मैं बताना चाहता हूं कि
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक नाकामयाब हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं असफल भी होता हूं तो मैं उस असफलता में अपने आगे की रणनीति तैयार करता हूं। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश तब सफल होती है जब ईमानदार होती है, और ईमानदारी उसे कहेंगे जब आप मानने से ज्यादा जानने पे ध्यान देंगे, किसी को पूजने से ज्यादा, भक्त बनने से ज्यादा अपने हक अधिकार को समझने पर, उस पर ज्यादा चर्चा करने पर ध्यान देंगे। तब आएगी सच में वो कोशिश जो ईमानदार होगी और जिसके बदले आपको सफलता हासिल होगी। देखने वाली बात यह होगी कि यह लड़ाई तक कहां तक जाती है, और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का जो यह हक मारा जा रहा है, इस पर वर्तमान सरकार क्या एक्शन लेती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।